अब देखिए हम लोग अभी जो कर रहे हैं वहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो पूरा आइडिया है ना वो कंसीव हो रहा है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो आइडिया कंसीव हो रहा था उसके पीछे जो पूरी की पूरी जो कॉज एंड इफेक्ट चल रहा था, जो प्लानिंग चल रहा था, वो स्ट्रेटजी चल रहा था, वो था कांग्रेस का नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के अंदर जो मांग की गई थी सबसे फंडामेंटल थी, दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी। एक तो रिजेक्शन ऑफ सेक्रेट इलेक्टोरेट्स एंड सेकेंड वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज द डोमिनेंस स्टेटस। सेपरेट इलेक्टोरेट्स के ऊपर हमने चर्चा कर दी किस तरह से मुस्लिम लीग का एक्सेप्टेंस था, बट बाकी के तीन मुद्दे एक्सेप्ट नहीं किए मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग के। इसके कारण जिन्ना बौखला गए थे और उन्होंने 14 पॉइंट्स अपना पूरा का पूरा डिमांड रख दिया। आपकी हिंदू महासभा उसका तो ऑब्जेक्शन था ही कि आप मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस मत बनाओ, साथों साथ माइनॉरिटीज़ को भी इतने कल्चरल राइट्स क्यों दे रहे हो। साथों साथ यहाँ पे जो सिख पॉपुलेशन थी उसका भी मानना यही था कि हम लोग का सेपरेट इलेक्टोरेट्स आपने हटा दिया है, और ये मुद्दा चलता रहा। फाइनली ये जो आपके यंगर नेशनलिस्ट है कांग्रेस के अंदर के, इनका मानना ये था कि हम लोग इतने सारे स्टेज के ऊपर आ गए हो और अभी तक आप मांग क्या कर रहे हो, बोले डोमिनेंस स्टेटस की। तो आपके गांधी और मोतीलाल नेहरू जैसे लीडर्स थे, उन्होंने ये जो आपके यंग लीडर्स थे उनको समझाया कि भाई साहब हम लोग एक कंसेंसस के ऊपर आए हैं, हम लोग एक डिमांड के ऊपर कंक्लूड कर रहे हैं, वो है डोमिनेंस स्टेटस। एटलीस्ट सरकार को हमको एक साल देना चाहिए, और एक साल के अंदर सरकार ने अगर इसको डोमिनेंस स्टेटस को लागू नहीं किया तो मैं अपना गोल को चेंज करके पूर्ण स्वराज कर दूंगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस कर दूंगा, और पूर्ण स्वराज को पाने के लिए जो रास्ता लूंगा वो है आपका सिविल डिसओबीडियंस। अब देखिए यार कि सिविल डिसओबीडियंस के पहले बारे में हमने एक दो दफा पहले भी बात की थी, जिसे नॉन कॉपरेशन के अंदर बोला गया कि आप लोग एक स्टेज आगे जाएंगे और सिविल डिसोबीडियंस की तरफ उसको कंक्लूड करोगे। बट हुआ ये कि नॉन कॉपरेशन में हिंसा हो जाती है चोरी चोरी की, और उसके बाद ही आपका सिविल डिसोबीडियंस हो नहीं पाता। ओके, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा मुद्दा चलता रहता है। ओके, तो गांधी जी बताते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस करूंगा मैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय कानून भंग। बोले सविनय, बोले विनयता के साथ, पोलाइटली सिविलियन वे के अंदर मैं कानूनों को तोड़ता रहूंगा। जब ये पूरा का पूरा मुद्दा गरमा रहा था तो अक्टूबर 1929 के आसपास यहाँ पे भारत के अंदर जो वाइसरॉय होते हैं जिनका नाम था लॉर्ड इरविन, तो वाइसरॉय इरविन एक स्टेटमेंट देते हैं। वो स्टेटमेंट बताते हैं कि इट इज इम्प्लिसिट इन 1917 डिक्लेरेशंस, कौन से, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के, कि दैट द नेचुरल इश्यू ऑफ इंडियाज प्रोग्रेस एज कंटेम्पलेटेड देयर इज द अटेनमेंट ऑफ डोमिनेंस स्टेटस। बोले आप चिंता मत करिए, आपका जो मॉन्फोर्ड के अंदर जो रिफॉर्म्स के अंदर जो बात बोली गई थी उसके अंदर ये चीज बहुत ही इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट नहीं बताई गई है, बट इम्प्लिसिटली बोला गया है कि आज नहीं तो कल भारत को डोमिनेंस स्टेटस मिलने ही वाला है, तो इतना काहे बौखला रहे हो। तो इनडायरेक्टली कांग्रेस लीडर्स को थोड़ा पैसिफाई करने के लिए ये पूरी की पूरी चीजें इन्होंने बोली थी। सेकेंडली इन्होंने ये भी बताया है कि एक बार भाई साहब रुको, आप जरा कांग्रेस के लीडर्स को ये बताते थे, बोले रुक जाओ थोड़े दिन रुको, ये जो साइमन मेरा बंधु आया है भारत के अंदर उसको अपना रिपोर्ट प्रिपेयर कर देने दो, और रिपोर्ट प्रिपेयर कर देगा उसके साथ साथ मैं यहाँ पे गोलमेजी परिषद की भी स्थापना कर दूंगा, मैं यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करूंगा, सबको इंग्लैंड बुलाऊंगा, इंग्लैंड दर्शन कराऊंगा, लंदन घुमाऊंगा, और आपको यहाँ पे आपके जितने भी पॉलिटिकल जो भी इश्यूज है उसको सॉल्व कराने के लिए कोशिश करूंगा। कि तो माँ कसम बोलता है वाइसरॉय इरविन, बोले कसम से, बोले मैं यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करा रहा हूँ, एक बार थोड़ा समय दे दो। वाइसरॉय आपके जो जो साइमन कमीशन जो अपना रिपोर्ट दे देगा उसके बाद ही हम लोग पूरा का पूरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट आगे कराते रहते हैं। अब देखिएगा कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है वो है मार्च 1930 से, और वहाँ से 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 के बीच में इसकी आगाज होती है, और वहाँ से ये मुद्दा आगे चलता रहता है। हम लोग फरवरी 1928 का समय देख रहे हैं। फरवरी 1928 के अंदर क्या आया, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बाद हमने देखा कि उसी के बैकड्रॉप के अंदर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई कि नहीं हुई, जहाँ पे हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ये तीनों की तीनों एक हो जाती है और नेहरू कमेटी की स्थापना कराती है। नेहरू कमेटी अगस्त 1928 के अंदर अपना रिपोर्ट टेबल कर देते हैं, बोले ये हमारे 4-5 मुद्दे हैं और इसमें से सबसे फंडामेंटल क्या है, डोमिनेंस स्टेटस। उसके बाद दिसंबर 1928 के अंदर जब आपका कांग्रेस का सेशन हो रहा होता है, जब नेहरू कमेटी ने डोमिनेंस स्टेटस की मांग कर दी, तो उसी के विरोध में यहाँ पे जो आपके यंगर नेशनलिस्ट थे, खास करके नेहरू और सुभाष, उन्होंने एक नई ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जिसका नाम था इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। नाम याद रखिएगा, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ सकता है। फाइनली नवंबर 1929 के आसपास तक आते आते यहाँ पे हमने देखा कि वाइसरॉय अपना स्टेटमेंट भी देते हैं,
और इसी के बैकड्रॉप के अंदर एक और पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है जिसका नाम है दिल्ली मैनिफेस्टो। दिल्ली मैनिफेस्टो क्या है उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ। उसके बाद नवंबर 2029 के अंदर जब कांग्रेस का सेशन होगा वहाँ पे लाहौर के अंदर, तो वहाँ पे ये लोग डिमांड करेंगे पूर्ण स्वराज की। एंड फाइनली मार्च 1930 से ही आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की आगाज हो जाएगी। ओके, मुस्लिम लीग की एक्टिविटीज़ को हम लोग देख लेते हैं किस तरह से 1927 के अंदर मुस्लिम लीग एक्टिव होती है। 1927 में ही ये अपना दिल्ली प्रपोजल देगी और 1928 के अंदर जब दिसंबर महीना चल रहा था, जब यहाँ पे नेहरू कमेटी के विरोध में यंगर नेशनलिस्ट ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी, उनको भी पसंद नहीं आया, मुस्लिम लीग को भी पसंद नहीं है, और उसी के दौरान मुस्लिम लीग और खास करके जिन्ना अपने 14 पॉइंट्स दे देते हैं। तो ये टाइमलाइन है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आपको कौन सा मूवमेंट किस तरह से डेवलप हो रहा था। अब देखिए कि नवंबर 2 1929 की बात कर देता हूँ। अब हुआ ये कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे आपके नेशनल लीडर्स मिलते हैं फ्रॉम कांग्रेस एंड अदर स्मॉल पार्टीज एज वेल। ओके, तो ये दोनों नहीं थे, और भी बहुत सारे लीडर्स थे, और ये लोग एक मैनिफेस्टो पब्लिश करते हैं, सरकार के ऊपर एक डिमांड रखेंगे जिसका नाम था दिल्ली मैनिफेस्टो। दिल्ली प्रपोजल किसके लिए था? दैट वाज रिलेटेड टू मुस्लिम लीग। दिल्ली मैनिफेस्टो किसके लिए साथ है? तो वो आपके प्रोमिनेंट नेशनल लीडर्स थे। ओके, ये दिल्ली मैनिफेस्टो के अंदर 3-4 चीजें सरकार से डिमांड करते। ये सबसे पहले बोलते हैं दैट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस should be taking place only and only for the implementation of dominant status। बोले आप ये जो आरटीसीस कर रहे हो ना, भविष्य के अंदर करने वाले हो, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? बोले चाय समोसा वड़ा पाव बाद में खाएंगे, मेन ऑब्जेक्टिव उसका वही होगा कि आपको डोमिनियन स्टेटस के ऊपर बात करनी है वहां पे, और कोई बात नहीं करनी। सेकेंडली इन्होंने ये भी बताया कि ये आरटीसी के अंदर जैसे इतना बड़ा गोल टेबल है, हम बैठते हैं ना प्लास्टिक वाले टेबल के अंदर होटल्स में जाके, तो वहां पे कहते हैं 5-6 लोग बैठते हैं, तो जैसे 6 लोग बैठे हैं एक राउंड टेबल के ऊपर, तो वहां पे कांग्रेस की मेजोरिटी वो राउंड टेबल के ऊपर होगी। बोले क्यों? क्योंकि भाई हम लोग ही ये पूरा का पूरा आंदोलन को कंटिन्यू कराने वाले लोग हैं। तीसरे ये लोग बताते हैं कांग्रेस लीडर्स दैट द गवर्नमेंट शुड अप्लाई द पॉलिसी ऑफ कंसिलिएशन। बोले हमारे साथ आपको बातचीत करनी पड़ेगी, बात करने से ही बात बनती है। तो ये जो पूरी की पूरी विचारधारा थी ना, ये तीनों की तीनों विचारधारा को इन्होंने एक मैनिफेस्टो के तहत कैद कर लिया जिसे कहा जाता है दिल्ली मैनिफेस्टो। तो 3 चीज, बोले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों होगी? बोले खाली डोमिनेंस स्टेटस के ऊपर ही बात करने के लिए होगी, और कोई हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। सेकेंडली ये आरटीसी जैसे 6 लोग बैठे हैं टेबल के अंदर, तो उसके अंदर मेजोरिटी किसकी होनी चाहिए कि भाई साहब कांग्रेस लीडर की 6 में से 4 मेंबर तो कांग्रेस के होने चाहिए, 1-2 चिंटू पिंटू पार्टीज वाले हम लोग लीडर्स को बुला देंगे। तीसरा, सरकार को कंसिलिएटरी पोस्चर अपना के यहाँ पे ये पूरा का पूरा आंदोलन को आगे कंटिन्यू कराना है। 1995 प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, The radical wing of Congress party with Jawaharlal Nehru as one of its leader founded the Independence for India League in opposition to which of the following? अभी देखो सिंपल क्वेश्चन है, फाइनेंस कमीशन, एनडीसी, नेहरू रिपोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी ही हमने बताया कि द रेडिकल विंग लेफ्ट विद इन कांग्रेस विद जवाहरलाल नेहरू एज वन ऑफ इट्स लीडर फाउंडेड द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। बोले किसके प्रोटेस्ट में जाके नेहरू ने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग बनाई थी? नेहरू और सुभाष ने। हमने देखा ना फाइनेंस कमीशन तो कब आया यार भाई साहब, ये तो कब का बता रहा है, ये बहुत उटपटांग क्वेश्चन पूछ दिया उसने, ये बहुत ही रिडिकुलस, ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा नजदीक नहीं थे। फाइनेंस कमीशन आ सकता है? नहीं। एनडीसी भी बाद में ही बनता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब बन के आ रहा है? वो भी नहीं हो रहा था। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात नहीं हो रही थी, जो बात हो रही थी वो थी आपकी नेहरू रिपोर्ट की। 1928 के अंदर जब टेबल किया गया और नेहरू रिपोर्ट के अंदर जब बोला जाता है दैट वी आर डिमांडिंग अ डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडिया, उसी को लेके ये पूरा का पूरा मुद्दा चलता रहा। द राइट आंसर इज बी। 2011 का एक और क्वेश्चन दे देते हैं, विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वर रिकमेंडेड बाय द नेहरू रिपोर्ट। देखिएगा फिर से एक और क्वेश्चन नेहरू कमेटी के रिकमेंडेशंस के ऊपर पूछा है उसने। हमने देखे ना अभी पहले पुरानी स्लाइड्स के अंदर, 4 स्लाइड्स पहले देख लीजिएगा आप रिवर्स करके। कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, दूसरा है जॉइंट इलेक्टोरेट्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटीज, तीसरा पूछा है प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया? ये था ही था क्या? देख लेते पहला एक एक करके। जॉइंट इलेक्टोरेट्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटीज, यस डेफिनेटली सेपरेट इलेक्टोरेट्स इसने हटा दिए थे। जॉइंट इलेक्टोरेट्स के लेके मुस्लिम लीग की एग्री थी, प्रोवाइडेड बाकी के 3 डिमांड्स उसके एक्सेप्ट करने चाहिए।
सेकेंडली फंडामेंटल राइट्स, यस डेफिनेटली इसके अंदर ये भी बात की गई थी, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, ऑप्शन नंबर 4 और 5 आप देख लीजिएगा नेहरू कमेटी वाली स्लाइड्स को लेके। दूसरा सबसे पहला जो ऑप्शन जो था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नेहरू कमेटी क्या बोलती है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं भाई साहब, नेहरू कमेटी क्या बोलती है, नेहरू या डोमिनियन स्टेटस को लेके, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। तो ऑप्शन 1 जहां जहां आएगा तो ए, सी और डी निकल जाएगा, द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव इज ऑप्शन बी। ओके, तो बी इज द राइट आंसर 2 एंड 3। अब यहाँ पे नेहरू कमेटी से ही हम लोग बात कर रहे थे, वहां से थोड़ा और कंटिन्यू कर देते हैं। हमने देखा कि अभी तक प्रोमिनेंट नेशनल लीडर्स थे कांग्रेस के, वो लोग एक मैनिफेस्टो सरकार को जारी करते हैं जिसे कहा जाता है दिल्ली मैनिफेस्टो। उसके अंदर सरकार ने जब नवंबर 1929 के अंदर स्टेटमेंट दिया था वाइसरॉय इरविन ने कि भाई साहब आप यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करोगे उसके अंदर किस तरह की आपकी सिस्टम डेवलप की जाएगी, उसके अंदर इन्होंने डिमांड की। अब जैसे ही हमारे जो प्रोमिनेंट नेशनल लीडर्स ने इतनी बड़ी दिल्ली मैनिफेस्टो के तहत डिमांड तो कर दी, पर सरकार का क्या रवैया रहा, Did the government accepted it or did the government rejected it? वाइसरॉय इरविन बोलता है क्या बात क्या बात क्या बात, बोले कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो ये आपको देने की बात कर रहा था, and you will see that Viceroy Irwin rejected the demands which was made by the nationalist leaders at that time and the stage was set for confrontation. यहाँ पे डोमिनेंट स्टेटस 1 साल के अंदर लागू कराने की बात हो रही थी, वो भी कहीं एक्सेप्ट नहीं किया, बोला आप लोग राह देख लो 1 साल तक। इसके साथ साथ यहाँ पे जो आपके नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने और 2-3 डिमांड की, वो भी एक्सेप्ट नहीं करता, और इसके कारण सरकार और कांग्रेस के बीच में जो आपका फ्रिक्शन था वो बहुत बढ़ रहा था। एंड इन बिटवीन दिस टाइम यू विल सी वन मोर क्वेश्चन यहाँ से कहाँ से उभर के आ रहा है। अंडर हुज प्रेसिडेंसी द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन कांग्रेस वाज हेल्ड इन द ईयर 1929। हम लोग ये क्वेश्चन बाद में देख लेते हैं। ओके, अब देखिएगा कि दिल्ली मैनिफेस्टो के तहत हमने देखा कि सरकार को ये पूरा का पूरा मुद्दा यहाँ पे इन्होंने रखा और सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। जब ये पूरा का पूरा मुद्दा गरमा रहा था और रिजेक्ट करते हैं, इसके बैकग्राउंड के अंदर दिसंबर 1929 के अंदर एक सेशन होता है कांग्रेस का, जहां लाहौर के अंदर होता है, जिसे कहा जाता है लाहौर सेशन। और इसकी जो पूरी की पूरी अध्यक्षता कर रहे होते हैं जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं, बोले हम क्या चाहते हैं, बोले आज़ादी, पूर्ण स्वराज, बोले वी नाउ हैव एन ओपन कॉन्स्पिरेसी टू फ्री दिस कंट्री फ्रॉम द फॉरेन रूल एंड यू कॉमरेड्स एंड ऑल योर कंट्रीमैन एंड कंट्रीवुमेन आर इन्वाइटेड टू जॉइन इट। बोले आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो और हम लोग खुलेआम साजिश कर रहे हैं। बोले साजिश किसको कहते हैं, बोले छुप के करना। बोले हम लोग मतलब है ना वो, बोले कह के लेने वाली जो बात थी, बोले हम लोग आज़ादी कह के लेंगे आपसे। अब तक हम लोग जो डिमांड कर रहे थे डोमिनेंट स्टेटस की, हमारे जो भी जो मुद्दे हमने जो डिमांड सरकार के सामने रेस की है वो भी सरकार ने एक्सेप्ट नहीं की। एंड एज अ रिजल्ट यू विल सी दैट देन द कांग्रेस सेशन विच टुक प्लेस इन December 1929 at Lahore provided that Purna Swaraj will be the goal of Congress. Complete independence was declared the aim of Congress. लाहौर 1929 के अंदर जब आपका कांग्रेस का सेशन होता है तो पूर्ण स्वराज का नारा लेके ये सिस्टम कंटिन्यू आगे चलाती रहती है, क्योंकि सरकार ने कोई भी डिमांड कांग्रेस की एक्सेप्ट नहीं की थी। 1 साल का ग्रेस पीरियड चला गया था, दिल्ली मैनिफेस्टो की जो बात थी वो भी चली गई थी, एंड एज अ रिजल्ट ये लोग आगे चले जाते हैं। और कौन से यहाँ पे जो प्रोविजंस थे लाहौर सेशन के अंदर वो देख लेते हैं। ओके, आरटीसी वाज टू बी बॉयकॉटेड, बोले सरकार ने हमारी बात नहीं मानी। आरटीसी के अंदर दिल्ली मैनिफेस्टो के अंदर क्या बोला गया था, बोले आरटीसी के अंदर कांग्रेस की मेजोरिटी होगी। वाइसरॉय इरविन ने माना, कुछ नहीं माना, बोले तुम निकलो यहाँ से। इट एज अ रिजल्ट कांग्रेस बोलती है हम लोग आरटीसी को बॉयकॉट करेंगे। साथों साथ यहाँ पे बोल दिया जाता है दैट वी विल लॉन्च civil disobedience movement as soon as possible, and this civil disobedience movement will include the non-payment of taxes and also the boycott of the legislatures. हम लोग इतना जोर से आंदोलन करेंगे तो यहाँ पे जितने भी आपके लेजिस्लेचर्स है, आपकी टैक्सेशन सिस्टम है, उसको पूरी की पूरी तरह से क्रिपल कर देंगे, उसको क्रम्बल कर देंगे, और वहाँ से ये मुद्दा चलता रहता है। हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे थे यहाँ से वो यही है। ओके, under whose presidency was the Lahore session of Congress held in the year 1929, where the resolution was adopted to gain complete independence from India? मैंने बताया नेहरू। ओके, तो यहाँ बताया ना कि हम क्या चाहते हैं, आज़ादी, पूर्ण स्वराज का जो नारा था वो नेहरू जी की अध्यक्षता में ले लिया जाता है। ओके, और फाइनली ऑन 26 जनवरी 1930 ये दिन फिक्स कर दिया गया था आपके फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के लिए। अब देखिए कि 26 जनवरी आया, वो कैसे आया, इन्होंने दिसंबर लास्ट वीक के अंदर इन्होंने कांग्रेस का सेशन किया था लाहौर के अंदर, और इन्होंने डिसाइड किया था कि जनवरी का लास्ट संडे आएगा ना जो, उस दिन हम लोग भारत का आज़ादी का दिन मनाएंगे। और लास्ट संडे आपका 26 जनवरी को आ रहा था।
और इन्होंने 26 जनवरी से 1930 से ही भारत का आज़ादी का दिन बनाना शुरू कर दिया। तो राइट फ्रॉम 26 जनवरी 1930 टिल 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी जो आपका दिन था वो आपके आज़ादी के दिन की तरह कांग्रेस सेलिब्रेट किया करती थी। अब हम लोग तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर यही पढ़ते हैं, वे भारत आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 हुआ, और भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो 26 जनवरी 1950 को लागू कराया गया है। तो ये क्या डाइकोटॉमी है, ये जो 26 जनवरी 1950 है ना, वो ये जो 26 जनवरी इसके साथ लिया गया है। अभी हुआ ये है कि थोड़ा बहुत मैं 1947 के अंदर लेके जाना चाहता हूँ कि जब 47 के अंदर आपका जो पीक पीरियड चल रहा था कि भारत को आज़ादी कब देनी चाहिए, तो ब्रिटिशर्स ने जो आपका क्लेमेंट एटली था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उसने स्टेटमेंट दे दिया था, बोले जून 1948 के पहले हम लोग भारत को छोड़ देंगे, और ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ था। इन बिटवीन ऐसी हालत बन गई तो वाइसरॉय माउंटबेटन यहाँ पे आते हैं और वो बताते हैं कि भाई मैं भारत को अगस्त में ही आज़ादी दिलाना चाहता हूँ, मुझसे ये माथापच्ची नहीं हो पाएगी। अभी कांग्रेस लीडर्स ऐसे तो बोल नहीं सकते कि भाई साहब आप रुको, 26 जनवरी 1930 को हमने डिसाइड किया था कि हर 26 जनवरी को भारत को हम लोग आज़ादी का दिन मनाएंगे, तो आपको 6 महीने राह देखनी पड़ेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो 15 अगस्त 1947 को हमने आज़ादी ले ली। फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट हो रहा था ना आपका, तो कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट होने के दौरान आपका 26 जनवरी 1949 के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था। बट 2 महीना उसका जो बेसिक जो क्रक्स था उसको तो इम्प्लीमेंट कर दिया, बट 26 जनवरी 1915 को इट वाज गिवन टू द पीपल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 के दिन आपने भारत का पूर्ण स्वराज का नारा लगाया था, और वहां से ये पूरा का पूरा मुद्दा चलता रहता है। इंडिया डिमांड्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंग्लैंड, serious crisis in nation's desire for self government। ओके, तो नेटिव कॉन्फ्रेंस विद वाइसरॉय फेल्स, और वहां से ये पूरा का पूरा मुद्दा चलता रहता है। अब देखिए यहाँ कि स्टेज बहुत ही कन्फ्रंट्रेशन की तरफ चला गया था, मुद्दा बहुत गहमा गहमी तरफ चला गया था। एक साइड के ऊपर सरकार कुछ मांग नहीं रही थी, एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, कांग्रेस एक के ऊपर एक चीज मांग रही है। देखो पहले क्या मांगा, डोमिनेंस स्टेटस नहीं दिया, फिर दिल्ली मैनिफेस्टो नहीं दिया, पूर्ण स्वराज का नारा देके ये पूरा का पूरा मुद्दा आगे चलाते रहते हैं। तो गांधी इन बिटवीन आते हैं कि भाई साहब एक और लास्ट मौका देता हूँ, वाइसरॉय को धमकाते, बोले एक और मौका देता हूँ 26 जनवरी जनवरी 1931 से पहले, बोले हमारी जितने डिमांड्स है ना, एक 11 पॉइंट की डिमांड है, वो डिमांड आप मान लो। अगर आप वो डिमांड मानोगे ना तो भी मैं सिविल डिसोबीडियंस नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है वो इसके ऊपर ही इर्द गिर्द घूम रहा है। तो सरकार की तरफ से कोई भी रिकंसिलिएटरी अप्रोच नहीं आ रहा था, बट कांग्रेस वांटेड टू गिव वन मोर चांस टू द गवर्नमेंट, और गांधी यहाँ पे बताते हैं कि आखिरी मौका है, बोले 11 पॉइंट की डिमांड मान लो वरना सविनय कानून भंग की तरफ चला जाऊंगा। तो गांधी एक 11 सूत्रीय डिमांड की मांग करेंगे, उसको ही हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ये 11 सूत्रीय डिमांड कभी कभी जनरल हुआ करती थी, कभी कभी बहुत ही स्पेसिफिक हुआ करती थी, और कभी कभी आपके लेबर्स के साथ भी थी। ओके, तो स्पेसिफिक डिमांड्स विच वर रिलेटेड टू द पीजेंट्स एंड समवॉट विच वर वेरी मच जनरल। ओके, जनरल डिमांड्स कौन सी थी? एक तो इन्होंने क्या बताया कि आप अपना खर्चा कम कर दो, आर्मी के ऊपर जो खर्चा कर रहे हो, इतना इतना पैसा आप बांट रहे हो, उसको बंद कर दो। तो रिड्यूस द एक्सपेंडिचर बाय 50% ऑन द सिविल सर्विसेज। अब देखिएगा कि होम, ये है ना कि आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ, होम चार्जेस, वो इसके अंदर ही आते थे। बड़े बड़े अफसरान को बड़ी बड़ी सैलरी दिया करती थी सरकारें, तो इसके लिए गांधी ने बताया कि आप अपना खर्चा बंद कर दो। साथों साथ गांधी ये भी बताते हैं दैट यू शुड इम्पोज टोटल प्रोहिबिशन। देखिए कि टोटल प्रोहिबिशन को लेके सरकार को लेके गांधी क्यों इतना प्रेशर कर रहे थे, क्योंकि एट दैट टाइम लिकर वाज वन ऑफ द गुड सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। और गांधी एक तो समाज का एक दूषण भी है आपका, ये पूरा का पूरा जो लिकर अल्कोहल कंजम्पशन है, और साथों साथ आपका पैसा भी जा रहा है, तो गांधी ने उसके ऊपर भी प्रेशर कराया। साथों साथ इन्होंने ये भी बताया कि आपकी जो संस्था है ना, दया कुछ तो गड़बड़ है वाली, ओके, आपके एसीपी प्रद्युमन वाली सीआईडी, सेंट्रल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, उसके अंदर भी गांधी ने बताया कि उनको आपने जो ओवरराइडिंग पावर्स दिए गए हैं उसको भी आप कम करो। साथों साथ आर्म्स एक्ट के अंदर भी थोड़ी बहुत चीज़ें कर सको। और फाइनली इन्होंने ये 11 पॉइंट के डिमांड के अंदर बताया है कि हमारे जितने भी राजकीय कैदी है, ऑल दी पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उनको आप छोड़ दो, जेल के अंदर से बाहर निकालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, और पोस्टल के अंदर भी इन्होंने ये मुद्दा रखा था। सेकेंडली, पीजेंट्स को लेके भी इनके 11 सूत्रीय डिमांड के अंदर डिमांड थी। एक तो इकोनॉमिक डिमांड के अंदर इन्होंने बताया कि आपका जो एक्सचेंज रेशियो है ना रूपी और स्टर्लिंग का, उसको थोड़ा बहुत कम करो। ये लोग क्या करते थे कि ब्रिटिश जो पाउंड स्टर्लिंग है ना उसको डिवैल्यू कर देते थे, एंड एज ए रिजल्ट उनके एक्सपोर्ट्स उनको बहुत सस्ते पड़ते थे, और हमारी करेंसी को ये लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। साथों साथ यहाँ पे हमने देखा टेक्सटाइल्स के अंदर यूनिलैटरल फ्री ट्रेड पॉलिसी, एक तरफी मुक्त व्यापार की नीति।
ये जो यूनिलेटरल फ्री ट्रेड पॉलिसी है, ये यूनिलेटरल फ्री ट्रेड पॉलिसी के तहत हमारे टेक्सटाइल्स को खत्म कर दिया गया था। लेटर ऑन गांधी यही चीज डिमांड करेंगे तो आप हमारे टेक्सटाइल्स को फिर से प्रोटेक्ट कराने की कोशिश करो। साथों साथ यहाँ पे जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसको खाली इंडियन कंपनीज तक सीमित रखो। देखिएगा कि इंडिया के अंदर एक तो इतना बड़ा कोस्ट है आपका, तो वहाँ पे बहुत सारी शिपिंग इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी, बट उसके जो ओनरशिप थे, उसके जो राइट्स थे, वो किसके पास थे? खाली अंग्रेजों के पास। ओके, सो गांधी ऑल्सो डिमांडेड दैट यू शुड रिड्यूस दिस थिंग। ओके, सेकेंडली यहाँ पे लैंड रेवेन्यू की भी बात करते हैं, किसानों को लेके बोले आप यहाँ पे किसानों के ऊपर जो आप अपनी ज़मीन महसूल की जो नीति अख्तियार कर रहे हो वो गलत है। एंड फाइनली यहाँ पे सॉल्ट के ऊपर जो मोनोपली है और सॉल्ट के ऊपर आप ड्यूटी बना रहे हो। अब देखिएगा अंग्रेज कितने घिनौने थे, मैंने बताया ना कि ये लोग घास के ऊपर भी टैक्स ले लेंगे। भी नमक जैसी चीज़ के ऊपर इन्होंने टोल लगाया हुआ था, पूरा का पूरा टैक्स लगाया हुआ। अभी नमक कैसे बनता है? समुद्र से पानी आया, पानी थोड़ी देर स्टेबल रहा, पानी इवोपरेट हो जाता है, वहाँ से नमक बन गया। अभी ऐसी चीज़ के ऊपर सरकार बोलती है कि भाई मोनोपली हमारी है और कोई बना नहीं सकता। अरे यार, किसी का नेचुरल लैंड है, वहाँ से बन गया, नहीं बना सकते। उसके साथ साथ यहाँ पे सॉल्ट के ऊपर ड्यूटी भी लगाते थे कि आपको बनाना होगा तो इसके लिए पैसे भी देने पड़ेंगे। सो अंडर दिस कंडीशन गांधी की जब 11 पॉइंट की डिमांड होती है, वो डिमांड एज यूजुअल आपको देखने को मिलेगा कि गांधी सरकार के सामने रखते हैं। बोले मैं डिमांड करता हूँ, मान लेना, वरना मैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कंटिन्यू करा दूंगा और आपको पानी पिला दूंगा, याद रखिएगा। ओके, तो वाइसरॉय इरविन एज यूजुअल मैंने आपको बताया, क्या बताते हैं कि भाई साहब कुछ समझ में नहीं आया। बोले क्या बता रहे हो? There was no positive response from the government, and as a result you will see by February 1930 the stage was set for the confrontation. एक साइड के सरकार, एक साइड के ऊपर गांधी, दोनों की दोनों अपनी डिमांड्स को लेके अड़े हुए हैं, कोई कुछ चीज़ नहीं कर रही है। एंड इन दिस कंडीशन फरवरी 1930 के अंदर यहाँ पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी 1919 के अंदर जो बनाई गई थी, वो गांधी को समय देती है और वो गांधी को अथॉरिटी देती है कि यू शुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एट योर टाइम एंड एट योर प्लेस। तो बोलते हैं ना राजकुमार की जैसा जो डायलॉग है ना कि जानी हम आंदोलन करेंगे ज़रूर, लेकिन समय हमारा होगा, जगह हमारी होगी, और जो खराब समय होगा वो तुम्हारा होगा। ओके, तो समय भी हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी। ये पूरी की पूरी चाल के साथ गांधी को अध्यक्ष बना दिया जाता है। एंड फाइनली गांधी डिसाइड्स दैट आई विल बी मेकिंग सॉल्ट द मेन सेंटर ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। बोले है ना कि टूथपेस्ट में नमक हो कि ना हो, आपके खून के अंदर देश का नमक होना चाहिए। तो ये जो नमक नाम की जो चीज़ थी, नमक के अंदर बहुत सारी ये कंट्रोवर्सी भी होती रहती है। तो गांधी ने यही चीज़ को क्यों पकड़ा? Why did Gandhi decided to make salt as the main focus point of the civil disobedience movement? देखिएगा कि अंग्रेज मैंने बताया ना कि वो घास के ऊपर भी टैक्स ले सकते हैं, तो ये नमक भी ऐसी चीज़ थी कि भाई नेचुरल प्रोडक्शन हो रहा था, उसके ऊपर भी इन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया, अपनी मोनोपली बनाने रखी थी। ओके, तो गांधी क्या बताते हैं कि इनका जो मेन जो इश्यू था वो क्या था? आप गांधी की स्ट्रेटेजी को याद करिएगा। गांधी क्या बताते हैं कि आई कन्वर्ट दी स्पेसिफिक इश्यूज इनटू नेशनल इश्यूज। अभी किसी को इतना समझ में नहीं आया कि भाई नमक को लेके हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, और ये गांधीयन मूवमेंट की ये पूरी की पूरी चाल थी। ये जो गांधीयन आइडियोलॉजी अगर आप पढ़ोगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर, तो वो यही सबसे बेस बात करती है। बोले गांधी की ये स्ट्रेटेजी थी ना। चंपारण के अंदर क्या था? स्पेसिफिक इश्यूज था। अहमदाबाद के अंदर स्पेसिफिक इश्यूज थे। खेड़ा के अंदर स्पेसिफिक इश्यूज थे। इट वाज रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर प्रोविंस, पर उसको स्पॉटलाइट के ऊपर लेके आए। खिलाफत तो कुछ पता ही नहीं था, खिलाफत कहाँ हो रहा था? बोले टर्की के अंदर हो रहा था। गांधी बोले यहाँ पे लेके आओ, उसको थाली में सजा के इस तरह से बना दिया। यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि ये जो नमक नाम की जो चीज थी, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इनह्यूमन पोल टैक्स विच वॉज लिविड बाय द ब्रिटिशर्स। मतलब नमक बनाने के ऊपर, मतलब आदमी कितना स्मार्ट होगा, अंग्रेज कितने स्मार्ट हो गए कि उन्होंने नमक के ऊपर ये पूरा का पूरा लॉ बना दिया था। बोले आप नहीं बनाओगे, बनाने के ऊपर भी आपको टैक्स लगाना पड़ेगा। सेकेंडली यहाँ पे जो स्वराज का जो आइडियल है ना, उसको आराम से लिंक कर सकता है कॉमन आदमी। बोले किसके लिए गांधी क्यों जुड़ रहा है स्वराज के अंदर? बोले पूर्ण स्वराज के अंदर। बोले गांधी जुड़ रहे हैं इसके लिए। बोले गांधी क्यों, कौन सी चीज को लेके आपको कनेक्ट कर पा रहे हैं? आराम से कनेक्ट कर पाए। बोले यार मैं नमक बना रहा था, उस दिन अंग्रेजों ने पीट दिया मुझे। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि जो मास सफरिंग है, ये जो स्वराज के जो आइडियल्स थे, स्वराज के जो गोल्स थे, उसके साथ गांधी ने बहुत अच्छी खासी इसको जोड़ के बनाया था। वहाँ से ही ये आपका जो मूवमेंट शुरू हुआ, जिसे कहा जाता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। याद करिएगा सब लोग किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। नेहरू कमेटी एक साल के अंदर माना नहीं, दिल्ली मैनिफेस्टो नहीं माना, उसके साथ साथ 11 पॉइंट डिमांड नहीं माना।
फाइनली गांधी बोलते हैं कि अब तो नहीं मान रहे तो तुम्हारी कह के लेंगे। ओके, ऑन 12th March 1930 गांधी स्टार्ट्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय वॉकिंग टुवर्ड्स दांडी, और दांडी के अंदर जो नमक बनाना था वहां से ये शुरू हो जाता है। ओके, तो 12 मार्च 1930 दिवस याद रखिएगा कौन सा दिन था। एंड फाइनली ऑन 6 अप्रैल 1930, तो यहाँ पे ये जो चलो दांडी वाला है, यहाँ पे आपको दिख रहा है गांधी अपने फॉलोअर्स के साथ चल रहे हैं। एंड दांडी चल के फाइनली आपके 6 अप्रैल के दिन यहाँ से नमक उठाते हैं, और वहाँ से ही आपके नमक सत्याग्रह, द सॉल्ट सत्याग्रह इन इंडिया स्टार्टेड on 6th of April with Gandhi picking up the salt at Dandi. Okay, so this is how it was conceived. This is Ahmedabad. यहाँ से चलते 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 फाइनली दांडी की तरफ जाते हैं। किस तरह से ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट चलता है उसको हमने देखा। करीबन 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल के बीच में ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट चला। जब गांधी यहाँ पे सॉल्ट सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे तो यू विल सी दैट व्हेन द न्यूज़ रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बाकी ये आपकी जितने भी लीडर्स थे वो भी सक्रिय हो जाते हैं। All the other leaders of the country at that time became active, और वो लोग सॉल्ट डिसोबीडियंस की तरफ चले जाएंगे। तो देखिएगा कि सॉल्ट सत्याग्रह के साथ बहुत सारे लीडर्स थे, जिससे तमिलनाडु के अंदर एक जेंटलमैन जुड़े हुए थे जिनका नाम था सी राजगोपालचारी। मलाबार के अंदर जो आपका केरला है वहाँ पे लीडर हुआ करते थे के केलप्पन। अगेन यू विल सी सम काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इन अदर स्टेट्स इन सम फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, जहाँ पे असम के अंदर सिलहट नाम की जो जगह है वहाँ से नावखली, जो आज का बंगाल या बांग्लादेश आप बोल सकते हो, वहाँ तक लोग पैदल चलते हैं। अब देखिएगा कि नावखली की जगह कहाँ पे है, समवेयर ओवर हियर इन दिस कंडीशन। नावखली आपका चटगांव के पास ऊपर की साइड ही लगता है, एंड आपको ये भी देखने को मिलता है कि वहाँ पे भी लोगों ने नमक बनाए। फाइनली आंध्र प्रदेश के अंदर बहुत सारे कैंप उभर के आ रहे हैं जो लोग खुलेआम नमक बना रहे हैं, बोले हम तो कह के लेंगे आपको जो भी करना है हम लोग नमक बना के ही रहेंगे। ओके, तो गांधी मेक्स सॉल्ट डिफाइंग इंडियन लॉज। देखिए फिर से मैं आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर जो गांधीयन आइडियोलॉजी है उसको मैं थोड़ा बहुत कवर करता रहता हूँ लेक्चर्स के अंदर। इम्पॉर्टेंट क्या था, इम्पॉर्टेंट एक ही चीज़ थी। वो चीज़ क्या थी कि गांधी क्या बोलते हैं कि मैं सत्य के रास्ते के ऊपर जा रहा हूँ, आई एम वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ ट्रुथ, और इंडियन लॉज जो है ना वो गलत है। तो यहाँ पे जो कानून था वो गलत था, क्योंकि कानून के अंदर क्या बताया गया कि आप नमक नहीं बना सकते। ओके, सो गांधी मेक्स सॉल्ट डिफाइंग इंडियन लॉज, पुलिस एंड गांधी followers clash over salt making, गांधी ऑन मार्च चैलेंजेस अरेस्ट। ओके, तो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर वहाँ पे उस टाइम के अंदर आया करता था, ये सब चीज़ें थी। गांधी ओपन्स ड्राइव फॉर इंडिया सेल्फ रूल। ओके, तो उस टाइम के न्यूज़ आपके इंटरनेशनल न्यूज़ कटिंग से उसके अंदर भी ये सब चीज़ें की चीज़ें चलती रहती थी। एज यूजुअल जब गांधी ने इतना सारा आंदोलन चालू करा दिया सॉल्ट सत्याग्रह के तहत, तो सरकार के हाथ धरे हुए बैठी रहेगी। यू विल सी दैट दी वाइसरॉय इरविन ऑर्डर्ड इन वन स्ट्रोक दैट जितने भी कांग्रेस लीडर्स है सबको अरेस्ट कर दो। अप्रैल 1930 के आसपास नेहरू को अरेस्ट कर दिया गया। मई 1940 के आसपास तक आते आते आपके गांधी को भी अरेस्ट कर दिया जाता है। अब हमको देखना यह है कि आपकी मेजोरिटी जो नेशनल लीडरशिप थी उसको अरेस्ट कर दिया जाता है, बट डिड द मूवमेंट स्टॉप? क्या आंदोलन गलत रुक गया था आपके नेशनल लीडर्स को अरेस्ट करने के बाद? तो आपको बोलना है नहीं, द मूवमेंट डिड नॉट स्टॉप, बट यू विल सी द मूवमेंट इरप्टेड। उतना और इरप्ट हो गया, इतना ज्यादा बढ़ता है क्योंकि कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन था ना वो मजबूत था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो मजबूत थी, क्योंकि कांग्रेस ने, गांधी ने क्या किया, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बना दी। मैंने बताया ना कि कभी कभी नेता नहीं होगा बट आपकी संस्था होगी, आपका इंस्टीट्यूशन होगा। तो एट टाइम्स लीडर एंड ऑर्गेनाइजेशन बोथ आर इंपॉर्टेंट। एट टाइम्स कभी कभी लीडर नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन चला देगा, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन होगा तो लीडर चला देगा। और ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया किसने? गांधी ने 1919 के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की स्थापना की, वरना तो सीडब्ल्यूसी बनता ही नहीं, तो कांग्रेस के लीडर्स को डिमोरलाइज हो जाएंगे। एंड यू विल सी दैट वंस द गांधी वाज अरेस्टेड द मूवमेंट इरप्टेड इन ग्रेटर स्केल, एंड यहाँ पे आपको नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस की तरफ चला जाएगा। रैयतवारी एरियाज, जहाँ जहाँ रैयतवारी विस्तार लगते थे, थॉमस मुनरो वाला जो रैयतवारी मैंने आपको बताया लैंड रेवेन्यू के अंदर, पुराने क्लासेस याद करिएगा, वहाँ पे इन्होंने बताया कि हम लोग टैक्स नहीं देंगे, बोले आपको पेमेंट ही नहीं दे देंगे। ओके, इसके साथ साथ जमींदारी एरिया, जहाँ जहाँ जमींदारी सिस्टम हुआ करती थी वहाँ पे ये लोग एक सिस्टम, इन्होंने एक टैक्स इवॉल्व किया था जिसे कहा जाता है चौकीदार टैक्स। अभी ये जो चौकीदार है ना आपके वॉचमैन्स, ये चौकीदार हुआ करते थे, ये अंग्रेज इनको अपॉइंट करते थे, और ये सब खुफिया माहिती जो भी आपकी खुफिया इंफॉर्मेशन है वो अंग्रेजों को दे दिए करते थे। भाई सरकार इनको जब अपॉइंट करती थी ना तो लोगों के ऊपर टैक्स लगाया करती थी, बोले हमने यहाँ पे ये 4 चौकीदार को अपॉइंट किया, आपको इसके लिए टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो लोगों ने बताया कि ये चौकीदार ऐसे भी आपके पिट्ठू है, उनको भी भगाओ, हम लोग यहाँ पे टैक्स नहीं देंगे। फाइनली यू विल ऑल्सो सी सम वायलेशन इन द फॉरेस्ट लॉज इन द अदर पार्ट्स ऑफ
इंडिया। ओके, अदर फॉर्म्स ऑफ अफसर ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, वो है सूर्या सेन का आपका रिवॉल्ट, जहां पे हमने देखा था कि सूर्या सेन, प्रीतिलता वाडेदार, कल्पना दत्त जोशी जैसे लीडर्स थे जिन्होंने चटगांव आर्मरी रेड किया था। सेकेंडली यहाँ पे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर जो दूसरा आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो अदर फॉर्म के अंदर आप बोल सकते हो, वो है आपके नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर, बलूचिस्तान या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर। उनके लीडर हुआ करते थे खान अब्दुल गफार खान। ओके, सो इनकी एक ग्रुप हुआ करता है जिसे कहा जाता है खुदाई खिदमतगार, और इनको रेड शर्ट्स बोलते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग लाल कलर के कपड़े पहनते थे और इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। ओके, ये बेसिकली खुदाई खिदमतगार मतलब इट्स अ पर्शियन वर्ड जिसका मतलब है सर्वेंट्स ऑफ गॉड। ओके, सो यू विल सी कि ये जो खान अब्दुल गफर खान और उनकी जो पूरी की पूरी टेक्निक्स थी वो भी यहाँ पे आगे चलती है और वो भी यहाँ पे अच्छी तरह से डेवलप कराते हैं। फाइनली यू विल ऑल्सो सी सम काइंड ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट्स विच आर कमिंग अप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। जैसे एक जगह थी शोलापुर जिसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान यहाँ पे आंदोलन चलता रहता है। बिहार के अंदर हमने देखा कि चौकीदार टैक्स देने से मना कर दिया, बंगाल के अंदर भी आपको चौकीदार टैक्स, गुजरात के अंदर नो टैक्स मूवमेंट, यूनाइटेड प्रोविंसेस के अंदर भी नो रेवेन्यू कैंपेन चलते रहते हैं। ओके, तो यू विल सी आपको दिख रहा है लार्ड लॉट कि हर एक जगह के ऊपर आपको कहीं ना कहीं फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट देखने मिलते रहते हैं। महाराष्ट्र और सेंट्रल प्रोविंस और कर्नाटक के अंदर आपने फॉरेस्ट लॉस को डिफाइन कर दिया, असम के अंदर फॉरेस्ट लॉस को डिफाइन किया गया है। फाइनली मणिपुर और नागालैंड जैसे प्रोविंसेस के अंदर इनकी एक लीडर हुआ करती थी रानी गाइडेनलियू। नाम याद रखेगा कि नागालैंड के अंदर ये लोग थे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर इनका पूरा का पूरा जुड़ाव है। ओके, फाइनली जब गांधी को अरेस्ट कर दिया जाता है, नेहरू को अरेस्ट कर दिया जाता है, तो भी हमने देखा कि सरकार के रिप्रेशन होने के बावजूद भी 21 मई 1930 का दिन बहुत ही इंडियन हिस्ट्री के अंदर याद रहेगा, क्योंकि धरसाना नाम की जो जगह है बारडोली के पास ही, दांडी के पास ही, वहाँ पे इन्होंने नमक बनाने की कोशिश की थी और यहाँ पे 3 लीडर्स है, सरोजिनी नायडू, इमाम साहिब और मनीलाल। इन तीनों को अपने ग्रुप्स के साथ साथ ये लोग आते रहते थे और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के तहत अंग्रेजों ने इनको बहुत पीटा था। ओके, दिस इज इमाम साहिब, और ये जो पीछे पुलिस वाले आप देख रहे हैं ये अंग्रेज पुलिस है, और ये लोग अपने ग्रुप्स में आते थे, अंग्रेज उनको पीटते थे, ये लोग फिर से अपनी सेवा चाकरी करके फिर से राउंड 2 के अंदर पीछे आ जाएंगे और फिर से यहाँ पे ये कंटिन्यूसली आपको देखने को मिलेगा। गांधी मूवी के अंदर बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। ओके, सो दूसरा हमको देखना है कि यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान लोगों का मोबिलाइजेशन कैसे होता था। जैसे हमने देखा ना कि पैम्पलेट्स, न्यूज़पेपर्स और वैसा सहारा लेते थे, यहाँ पे कोई नोवल टेक्निक डेवलप हुई थी, कोई अलग टेक्निक्स, तो यहाँ पे लोग मोबिलाइजेशन के अंदर आपको नई नई टेक्निक्स देखने को मिले। जैसे गांव के अंदर प्रभात फेरीज होती थी। प्रभात फेरीज अगर आप जानते होंगे तो गांव के अंदर जो आपके बहुत सारे समुदाय के ग्रुप होते हैं, तो वो अपना ढोल और थोड़ा बहुत तबला वबला लेके सुबह 4, 5, 6 बजे गांव वाले लोगों को जगाएंगे और उनको बोलेंगे। तो नेशनलिस्ट थॉट के साथ ये लोग डेवलप करते थे। साथों साथ यहाँ पे आपको वानर सेनाज और मंजरी सेनाज के आपके प्लेस देखने, मंजरी सेना इज रिलेटेड टू वुमेन, तो वहाँ पे कैट के फॉर्म के ऊपर ये लोग तैयार होके आते थे और वहाँ पे प्लेस और ड्रामाज करते थे। साथों साथ बहुत सारी सीक्रेट पत्रिकाज भी यहाँ पे देखने को मिलेगी, टॉप सीक्रेट, एक दूसरे के हाथ के ऊपर ये लोग दे देते थे और बोलते थे कि ये संदेशा है, हम लोग को आगे चलाना है, ये मूवमेंट को हम लोग किस तरह से आगे करते रहते हैं। बहुत सारे लैंटन शोज हुए, मैजिक शोज, वहाँ पे मैजिक लैंटन शोज होते थे, जादूगर आके इंडिया की अंदर जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स है वो कन्वे कराने की कोशिश करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ दिस एजुटेशन हमने देखा कि जब इतना सारा आंदोलन चलता रहता है तो इसी के प्रोटेस्ट के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि फॉरेन क्लॉथ का जो डिमांड था वो कम हो रहा था। सरकार को लिकर और एक्साइज और लैंड रेवेन्यू के अंदर क्योंकि आपने नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस बोल दिया है तो वहाँ से पैसा नहीं हो रहा था। साथों साथ यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो इलेक्शंस कराना चाहती थी सरकार वो भी नहीं हो पाता। एंड यू विल सी मास पार्टिसिपेशन वाज सीन in different forms. Women's participated, student participated, workers, merchant, छोटे छोटे बिजनेसमैन सबने पार्टिसिपेट किया। बट एक ग्रुप जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था ज़्यादा लार्ज स्केल के अंदर, वो कौन था? वो थे मुस्लिम्स। मुस्लिम पार्टिसिपेशन compared to the non-cooperation was very less. When this movement was going on, what was the government response to this agitation? 1930 के आसपास तक समय आते आते आपको देखने को मिलेगा कि सरकार खुद कंफ्यूज थी। कंफ्यूजन क्यों? क्यों सरकार को लगता था कि हम लोग क्या करें, हम लोग इनको मारते हैं तो कांग्रेस चिल्लाती रहती है, बोले हमको पीटा, हमको पीटा, हमको पीटा, बोले देखो मार रहे हैं, दुनिया वाले देख रहे हैं। ओके, और जैसे ही सरकार कुछ करती नहीं, ये लोग आंदोलन करेंगे तो कांग्रेस फिर से चिल्लाती, बोले क्या उखाड़ा भाई साहब। ओके, तो सरकार को प्रोवोक कर रही थी, बट द गवर्नमेंट वाज वेरी मच कंफ्यूज। द गवर्नमेंट वाज फेसिंग द डिलेमा, बोले डैम्ड इफ यू डू, डैम्ड इफ यू डोंट, बोले क्या करे,
इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि इफ द फोर्स वाज अप्लाइड तो कांग्रेस का रिप्रेशन, बोले हमको मारा, बोले बहुत ससुरा बहुत पीट दिया। अब देखो ये भी गांधी की स्टाइल थी, बोले हमको पीटा तो पूरी दुनिया को दिखाएंगे, और जैसे नहीं पीटा दूसरे दिन गांधी सरकार को चैलेंज करे, बोले क्या उखाड़ा, बोले क्या देखो कर दिया ना आंदोलन, बोले देखा ना हमको अच्छी तरह से। इफ लिटिल वाज डन द कांग्रेस क्राइड विक्ट्री। ओके, तो सरकार 1930 का जो समय दौरान था वहां पे इनको सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी, बट ये सप्रेशन जो अर्लियर टाइम के अंदर हो रहा था उस तरह से नहीं होता था। इंपॉर्टेंट यही है कि सरकार की हेजेमनी को एरोड कर दिया था। सरकार बोल रही थी ना कि हम लोग एक आयरन हैंड के थ्रू इनको पीट देंगे, इनको मार देंगे, ये कुछ भी नहीं हो पा रहा था। ओके, सरकार की हेजेमनी को एरोड किया गया है। साथों साथ आपके वाइसरॉयज बोल रहे हैं कि भाई साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी के बैकग्राउंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा 1930s के अंदर ही कि साइमन कमीशन, उसका जो लीडर था ना जॉन साइमन, वो अपना रिपोर्ट देता है और रिपोर्ट के अंदर सबको टोपी पहना के बोल देता है कि भाई डोमिनेंस स्टेटस मैं नहीं इंक्लूड करूँ। अभी डोमिनेंस स्टेटस को लेके ये मुद्दा चल रहा था। 1929 के अंदर वाइसरॉय इरविन ने भी सपने सजोए थे कि भाई इम्प्लिसिट बोला गया है मॉन्टगू के स्टेटमेंट के अंदर कि डोमिनेंस स्टेटस भारत को आज नहीं तो कल मिलेगा, बट उसका ये जो बंधु है आपका बताया ना कि जॉन साइमन, ये क्या बता रहा है, बोले कि हम लोग तो कोई डोमिनेंस स्टेटस की बात नहीं करेंगे। जब ये पूरा का पूरा मुद्दा जॉन साइमन का रिपोर्ट लोगों के सामने आता है तो बवाल मच जाती है, एंड एज अ रिजल्ट यू विल सी जुलाई 1930 के आसपास आते आते वाइसरॉय यहाँ पे बोलते हैं कि हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और किस तरह से हम लोग बात कर पाएंगे और ये आंदोलन को ख़त्म कर रहे हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो लेट्स टॉक आरटीसी के अंदर ये पूरी की पूरी डिमांड यहाँ से चलती रहती है।